हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 83 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। इस 83 दिन में 12 बार बातचीत भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। लेकिन किसान कानून के मांगों को लेकर अब जो है वो वापस लेने की मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार भी पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में गतिरोध भी बरकरार है। इस बीच किसानों ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को एकजुट करना भी शुरू कर दिया है। आज सर छोटू राम की जयंती मनाकर किसानों ने एकजुटता का परिचय दिया, तो बढ़ती महंगाई के लिए सरकार पर वार भी किए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर समाधान की। 83 दिन, 200 से ज्यादा किसानों की मौत, लेकिन 12वें दौर की बातचीत के बाद सरकार ने 1.5 साल कानून स्थगन का प्रस्ताव किसानों को देकर चुप्पी साध ली है। हर बार सरकार की ओर से बातचीत की बात कही जाती है, लेकिन वार्ता की टूटी डोर को जोड़ने की कोशिश नहीं होती है। अब किसान आंदोलन को धार देने के लिए अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को एकजुट कर रहे हैं। महापंचायतों के बाद 36 बिरादरी के लोगों को जहां अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जवानों से कोई गिला नहीं है। और अब किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती मनाकर किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश भी हो रही है, जिसका हरियाणा में नजारा भी देखने को मिला, जहां किसानों ने सर छोटू राम को न सिर्फ याद किया, बल्कि जगह जगह कार्यक्रमों को आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग की। हम सर छोटू राम जी की वजह से ही इन जमीनों के मालिक हैं, और आज हमने जो उनका ये जयंती मना के और सरकार को भी चिता रहे हैं कि एक तरफ तो ऐसे हमारे नेता थे जो किसानों को जमीन का मालिक बनाते थे, और एक आज के हैं जो हमारे को इन जमीनों का बेमालिक कर रहे हैं, हमारी जमीनों को खोस रहे हैं। तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से, कि वो छोटू राम जी से सीख लें, उनकी नीतियों का अनुसरण करते हुए हमारी जो जमीन है ये किसान की रहने दें और किसान की खुशहाली के लिए काम करें, ना कि उनको उजाड़ने के लिए। किसानों को मसीहा दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री मोदी से अपील है कि वह इस जयंती के उपलक्ष्य में किसानों की आवाज सुने, और इतने दिन से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी मांग मानकर उनको घर भेजने का काम करें। उधर किसान नेता राकेश टिकैत रोहतक के सांपला पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की महापंचायत में शिरकत की। यहां सर छोटू राम की जयंती पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी समेत कई किसान नेता उपस्थित थे। हो जाएगी, 1 आध महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। ये तो ट्रैक्टर लेगा तो पूरी दुनिया में और लगा, तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा और ट्रैक्टर लेकर जरूर चलेगा। सिंबल बन गया। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ ही, रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो 1 आध दिन चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा कर माला डालकर रोकेंगे। शांति कैसे? ट्रैक पे जाती हुई को या स्टेशन पे जहाँ से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गाँव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, जहाँ पे भी गाँव जाओ। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा, हाँ, जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं। आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। वहीं करनाल पहुंची प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के समर्थन में जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में राज्य स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रदेश भर में हम जगह जगह हर ब्लॉक में, हर असेंबली में सम्मेलन कर रहे हैं, और इसके बाद हम जिला स्तर पर भी करेंगे, और उसके पश्चात
राज्य स्तर का एक सम्मेलन होगा। आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सबके सामने है वो है जो किसानों के साथ, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है और ये 3 काले कानून के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार ने हमारे किसान मजदूर को ऐसा काला तोहफा दिया है जिससे सभी लोग त्रस्त हैं, ना केवल। उधर गोहाना के मदीना गांव पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन में मरने वाले किसान राजेश मलिक के घर पहुंचकर परिवार वालों को 2 लाख की राशि सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 207 किसान अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से बातचीत का दरवाजा खोलने की मांग करते हुए गतिरोध को खत्म करने की मांग भी दोहराई। वो एक पवित्र भावना के साथ ये किसान बैठा है, अपनी मांगों को लेकर बैठा है, तो सरकार को उनको जो है उस बात के पर ध्यान देना चाहिए। बार बार हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे। मैंने संसद के अंदर भी जितना कह सकता था मैंने कहा है, एक एक बात की सरकार का मैंने जवाब दिया है वहाँ पे। अब सरकार उसमें पहले बातचीत के दरवाजे दोबारा खोलते हुए बुलाए दोबारा किसान संगठनों को और कोई ना कोई समाधान निकाल के इस गतिरोध को समाप्त करे। वहीं नेलोस सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को जनता का आंदोलन करार दिया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन से यह साफ हो चुका है कि देश की जनता जात पात पर होने वाली राजनीति को नकार चुकी है। जहां तक आंदोलन का ताल्लुक है, ये केवल किसान आंदोलन नहीं, अब तो हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े। सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जात पात का जहर फैला करके बीजेपी ने जो सत्ता हथियाई है, तो जात पात का जहर अब समाप्त हो गया। सशर्त इस्तीफा दिया है और ये दिया है, उनको ये बता दिया कि आज लोग आपसे परेशान हैं, दुखी है। मरना जीना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन किसान जो मरे हैं वो किसी इश्यू को लेकर मरे, वो तो इस देश के अंदर जो गलत कानून बने हैं उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन में मरे हैं। कि केवल हरियाणा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे देश में मध्यावधि चुनाव फिर से हो, और अब के जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो इनका कतई दिवाला पिट जाएगा, इन्हें एक भी सीट नहीं। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से किसान अब एकजुट हो रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या किसानों के एकजुट होने से सरकार पर कोई असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान आंदोलन के 83 दिन हो गए, लेकिन समाधान की आस कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच किसानों ने अब गांव-गांव में घूम के एक तरह से किसानों को एकजुट करना शुरू कर दिया है, जिसका उदाहरण आज हरियाणा के गांव में भी देखने को मिला, पूरे प्रदेश में देखने को मिला, जहां सर छोटू राम की जयंती मनाई गई और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या एकजुटता से निकलेगा रास्ता, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिससे आपको तारुफ करवा देते हैं। दर्शन ढांडा, प्रदेश सचिव भाकियू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। राय सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह, प्रवक्ता नेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल दर्शन ढांडा जी से। दर्शन ढांडा जी, 83 दिन के बाद भी अभी भी कोई समाधान की आस नहीं दिखाई दे रही है। कैसे इस गतिरोध को तोड़ पाएंगे आप लोग? क्या जो किसानों को एकजुट कर रहे हैं उससे सरकार पर दबाव बनेगा? सर्वग्राही की सेवा होया है, उसको जगाने के लिए हम ये गांव-गांव जाकर अलग जगा रहे हैं लोगों के सामने। तो ये जो सो रही है सरकार, इसको जागना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल पक्का जागना पड़ेगा। इसको जागना पड़ेगा, लेकिन
इसके आगे क्या कार्यक्रम है? मान लीजिए कि अभी आप लोगों ने रेल रोको का भी अभियान आप लोगों ने 18 फरवरी को एक तरह से कहा है कि 4 घंटे के लिए रेल रोका जाएगा। क्या उसका कोई असर होगा इस रेल रोकने से? देखिए सर, लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना और सरकार अगर ना माने तो उसको प्रतीकात्मक आंदोलन करके इस प्रकार के कार्य करके रेल रोक कर उसको जगाने का प्रयास करना, उसको बाध्य करने का प्रयास करना, अपनी बात सुनने के लिए। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के सामने जब वो कोई मांग रखता है और वो ना माने तो वो तरह तरह से प्रयत्न करता है, उसी प्रकार से सामने जिस प्रकार से राजा एक माता पिता के समान होता है, उसके सामने अपनी बात रख रहे हैं और तरह तरह से प्रयत्न करके प्रतीकात्मक रूप से इसको जगाने का प्रयास करें और हमें लगता है कि देर सवेर सरकार को जरूर यह आभास होगा कि किसान अपनी सही मांग पर हैं। और वो जो बंद दरवाजे कर दिए उन्होंने, एक तरफ तो कहा कि वन फोन कॉल अवे की दूरी पर हैं और दूसरी तरफ कोई फोन नहीं किया। एक तरह से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया इस बात को, ताकि संवादहीनता बनी रहे और ये किसान थक के हार के उठ के अपने घर चला जाए। लेकिन ये आंदोलन इतना छोटा आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन बन चुका है और सारे समाज के लोग आज किसान के साथ सहानुभूति से जुड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो राज है ये तानाशाह हो गया है और दमनकारी नीति पर आ गया है। ये भी एक दमनकारी नीति का हिस्सा है सर, कि संवादहीनता की जाए और एक तरफ तो बात कही जाए कि एक फोन कॉल का आवे की दूरी पर है और दूसरी तरफ कोई फोन ना किया जाए। ये ठीक वैसी ही बात है कि मैं आपको निमंत्रण दे दूं कि आइए हमारे घर शादी है और मैं आपको उस दिन का न्योता देता हूं और उस दिन वो कभी भी मैं वो दिन निश्चित ना करूं कि उस दिन मैं आपका न्योता दूंगा। आप भूखे रहें, प्यासे रहें और ना ही मेरे घर आ पाएं और ये भी मैं ना कह पाऊं कि मैंने आपका निमंत्रण नहीं दिया था। तो इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं। दमनकारी नीति सारे समाज के सामने इनकी पता चल चुकी है और एक तरह से मैं तो यही कहूंगा कि जब राजा डर जाता है, उसकी जो नृशंस नीतियां हैं, उन नीतियों से जब वो डर जाता है तो एक दमनकारी नीति अपनाता है। कोई भी अगर उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो दमन करता है। जिस प्रकार से ये किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, पता नहीं किन किन तगमों से नवाज रहे हैं, इस प्रकार से सरकार की नीति स्पष्ट हो चुकी है। विजेंद्र नेहरा जी, लोग किसान के लिए किसी भी प्रकार से ठीक है। जो दर्शन ढांढा ने जो सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि आपने तो कार्ड छपवा दिया, न्योता दे दिया कि आ जाओ बातचीत करेंगे, लेकिन वो तारीख ही नहीं दिया तो बातचीत होगी किससे? और 83 दिन हो गया सर, 83 दिन बाद भी कोई समाधान की आस नहीं दिख रही है। क्या सरकार कब तक इंतजार करवाती रहेगी किसानों को? देखिए खालिद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। खालिद जी देखिए, सबसे पहले किसान का मेरे और गरीबों के जो मसीहा हैं चौधरी सर छोटू राम जी, उनकी आज जयंती पर उन्हें मैं नमन करता हूं और परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि जो उनकी मांगे थी और जिस चीज को लेके चौधरी छोटू राम जी ने किसानों के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत महान नेता किसानों के लिए वो रहे, उन्होंने भी खालिद जी एक चीज की पैरवी की थी कि किसान को पूरे देश के अंदर अपनी फसल को ओपन मार्केट में बेचने की सुविधा मिलनी चाहिए। मंडी के अंदर भी और मंडी से बाहर भी किसान को ओपन मार्केट मिलना चाहिए, किसान के लिए बाजार खुलना चाहिए। ये चौधरी छोटू राम जी की भी मांग थी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार ने पूरा किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अभी जैसे हमारे किसान मित्र जो बात कर रहे थे कि किसानों के लिए इस तरह से भाजपा नेताओं ने कहा, भाजपा नेताओं का वो किसी एक का नाम बताएं जिसने किसान के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो। और मैं उनको बताता हूं, रवनीत सिंह बिट्टा जो पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में खुलेआम तौर पे ये कहा कि इन किसानों को जो है फंडिंग वो खालिस्तानी कर रहे हैं। और योगेंद्र यादव का नाम लेके उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के उपद्रव में योगेंद्र यादव ने सब कुछ कराया, योगेंद्र यादव उसके लिए दोषी हैं, आप योगेंद्र यादव को पकड़िए तो ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। कल विद्या देवी के नाम से जो इनकी नरवाना से 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने खुलेआम कहा कि किसानों को पैसा बांटिए, सब कुछ करिए और ये आंदोलन खत्म हो चुका था और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका था। अब कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन को चलाएगी, कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो किसान के आंदोलन में शराब भी बांटिए, पैसा भी बांटिए, सब कुछ करिए। तो किसानों के आंदोलन को कांग्रेस किस तरह से इनका राजनीति कर रही है खालिद जी, ये सबके सामने स्पष्ट रूप से आ रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि बार बार जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी
दुष्यंत चौटाला जी का इस्तीफा मांग रहे थे रोज। मैं देख रहा था आज एक चैनल वाले ने दुष्यंत जी से, इससे अपना दीपेंद्र जी से पूछ लिया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते थे राज्यसभा से, तो उसके बाद 5 मिनट तक वो कुछ बोले नहीं। तो देखिए इनकी जो दोगली नीति है खालिद भाई, वो सबको समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों से वार्ता कर रही है। अभी मेरे किसान मित्र जो कह रहे थे कि सरकार ने ये करिया, सरकार ने आपसे 11 दौर की वार्ता की है, 50 घंटे से अधिक की आपके साथ वार्ता की है, हर बार सरकार ने तय किया है, एक बार आप भी पहल कर दीजिए। और हमने जो आपको प्रस्ताव देना था खालिद भाई, वो हमने दे दिया है। हमने 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करके सरकार किसान के बीच में कमेटी बना के वार्ता का प्रस्ताव आपको दिया है। इससे बढ़िया प्रस्ताव कोई आपके पास नेहरा है जी, तो एक आप तरह से प्रस्ताव प्रस्ताव दीजिए। देके आपने किसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। 3 हफ्ते हो गए और कोई पहल नहीं हो रही है। राज सिंह जी, जो आरोप नेहरा जी आप पर लगा रहे थे उसका जवाब आप दीजिए। राज सिंह जी। खालिद भाई बेच रहे हैं सारा देश, बेच रहे हैं अब अन्न है, मन की बात करने वालों का हुआ कठोर अब मन है। पांडव बनकर 90 दिन से अपना हक मांग रहे किसान, सत्ता में बैठे अहंकारी शासक चल रहे दुर्योधन की चाल। देखिए भाजपा की जो सरकार है वो किसानों की बात को किस प्रकार से षड्यंत्र से सुनियोजित तरीके से लगातार अनदेखा कर रहे हैं, जनता देख रही है, किसान देख रहे हैं। इनके जो आरोप हैं, 26 जनवरी की घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री जी ने संसद की गरिमा को अपने बिचकोने बयानों से शर्मसार किया है। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि किसानों के साथ, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा एक फोन दूरी है मेरे किसान संगठन के नेताओं से, उन किसान संगठनों को आज तक फोन नहीं किया, कोई संपर्क नहीं किया, संवाद नहीं किया। बात किससे कर रहे हैं? बात कर रहे हैं अपने इस इलाके के पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट से और ऐसे किसान संगठनों से जो पहले से इस सरकार के प्रायोजित लोग हैं। और रही बात कि किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देने की बात, अरे इस्तीफा तो किसान भाजपा के नेताओं का मांग रहे हैं। किसान आज उस कृषि मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जो किसानों की मौत पर उपवास उड़ाता है। आज किसान आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। बात करते हैं कि किस प्रकार से किसानों के सम्मान की बात, चौधरी छोटू राम जी की बात इन्होंने की, इनको शर्म आनी चाहिए। चौधरी छोटू राम जी का नाम लेने से पहले अपने 90 दिन के राजनीतिक सरकार के षड्यंत्र के इतिहास देखो कि किस प्रकार देश के किसान को सड़कों पर इन्होंने बढ़ाया है। आज इस प्रकार से अरे नेहरा जी आप बीच में मत बोलिए, आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। आरोप का टाइमिंग भी तो देख लीजिए, आरोप तय होने का टाइमिंग भी देख लीजिए। कमजोर मत कीजिए। सर वीरेंद्र जी उस बात की मत पढ़िए, आरोप तय होने का टाइमिंग भी देखिए, कोई आज का मामला नहीं है, उस बात में मत पढ़िए। हम लोग किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, जब उसका चर्चा करेंगे जरूर बुलाएंगे और जरूर उसका रिएक्शन लेंगे आपसे। आपको इन बातों का ज्ञान नहीं है। छोटू राम जी ने क्या कहा था? छोटू राम जी ने कहा था कि अपना दुश्मन पहचान लो, अपना दुश्मन पहचान लो। सर ये केस दर्ज होना ये तो राजनेताओं पे चलता रहता है, हम किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और ये कोई आज का घोटाला नहीं है जो आज ही इन्होंने घोटाला किया है और आज ही आरोप तय हुआ है। आरोप तो और पहले तय होना चाहिए था जो अब हो रहा है। भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ, सर समय तो देखिए, सर समय तो देखिए, सर समय तो देखिए, समय पर भी सवाल होता है, समय पर भी सवाल होता है। हम किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप इधर उधर मत भटकाइए विजेंद्र जी, इधर उधर मत भटकाइए मत होइए। जो बात हो रही है उसी पे रहिए। हम बात किसानों की कर रहे हैं, समाधान पे कर रहे हैं। हम लेके नहीं बैठे हुए कि आज घोटाला हुआ नहीं हुआ, उस मुद्दे पे हम नहीं बैठे हुए। उस पर जिस दिन चर्चा करेंगे आपको बुलाएंगे विजेंद्र जी, जवाब भी इनकी हकीकत समाज जानता है। ठीक है, ठीक है राज सिंह जी। अब ओंकार सिंह जी से जानना चाहते हैं, एक मिनट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात को बीच में आप लोग मुद्दा घुमा देते हैं, आप लोग मुद्दा से भटका देते हैं, आप लोग जवाबदेही नहीं तय करते हैं। आप विपक्ष में वो सत्ताधारी हैं, सिर्फ आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएगा तो किसानों की समस्या कैसे, इसका समाधान कैसे निकलेगा? ओंकार सिंह जी, क्या ये सिर्फ किसानों का आंदोलन ही बन के रह गया है, जिस तरह से आरोप भी लग रहा है कि इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल है? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं रहबरे आजम सर छोटू राम जी को नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन बीजेपी और इनके सहयोगी दलों को कुछ सद्बुद्धि दे। 83 दिनों से किसान सड़कों पर बैठा है और आज ये किसान आंदोलन पूरे विश्व में आंदोलन बन चुका है और सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं रहा, आम जन का आंदोलन बन गया। और मैं अपने भाई ब्रजेंद्र नेहरा सिंह जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ये सब्जी मंडी ना बनाइए, इसको चर्चा तक ही रहने दीजिए ताकि लोगों को चर्चा सुनाई दे।
ब्रजेंद्र मेहरा जी कहते हैं कि ऐसे एक नेता को नाम बताइए जो किसान आंदोलन के बारे में गलत बात करता है। अभी एक दिन पहले तो जेपी दलाल इनके जो कृषि मंत्री हैं, इन्होंने क्या बोला था कि लाखों किसान वहां पे बैठे हैं, ऐसे इतने किसान तो कोई भी मरते हैं। क्या बयान है ये? एक मंत्री का ऐसा बयान क्या शोभा देता है? प्रधानमंत्री जी ने अपना लोकसभा में बोला कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये आंदोलन जीवी है, ये हर जगह आंदोलन में होते हैं। शर्म आती है ऐसे बयान के ऊपर। इन्हीं आंदोलन जीवियों की बदौलत ही आज हम आजाद है। मेरी बात को पूरा उलझिए फिर बोल लीजिए। तो आप इन्हें बोलते हैं खालिस्तानी, कभी राज जी आते हैं, अभी आतंकवादी हैं, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए ओंकार सिंह जी की। ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये देश का किसान है। भले ही आप इसको आंदोलन जीवी मानिए। जब 2012-13 में आप आधे नंगे होके स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे थे, तब आप आंदोलन जीवी नहीं थे। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, आप उसमें जाके भागीदारी करते थे, तब आप लोग आंदोलन जीवी नहीं थे। ये बहुत गलत प्रथा बन चुकी है देश के अंदर। जो भी व्यक्ति आंदोलन करता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलता है, उसको देशद्रोही, उसको राष्ट्रद्रोही का नाम दे दिया जाता है और उस पर तरह तरह के पर्चे दर्ज करा के उसको किसी तरीके अंदर फेंकने का काम किया जाता है। ये अघोषित इमरजेंसी ठीक नहीं है। आज 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। 11 दौर की वार्ता कृषि मंत्री जी ने और 1 दौर की वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी ने ली। इस वार्ता के बाद भी कोई हल तो नहीं निकला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारा प्रस्ताव आपके पास है, हम 1 काल दूरी पे आपसे हैं, और अगले दिन ही आपने बॉर्डर पे कीलें लगानी शुरू कर दी। बात काल की कर रहे हो और लगा दी आपने कीलें। अगर आप वास्तव में समझौता चाहते हो तो अपना थोड़ा दिल दिखाइए, आप थोड़ा दरिया दिली दिखाइए। किसानों पे दर्ज केस वापस लीजिए। किसान जो नाजायज तौर पे आपने हिरासत में रखे हुए हैं उनको आजाद कीजिए, और किसान नेताओं की बातें आप कुछ न कीजिए। आप एमएसपी पर कानून बनाइए और किसानों को न्योता दीजिए। देखिए सारे आ जाएंगे आपके पास। और सबसे बड़ी बात है, किसान के लिए एमएसपी का कानून बनाने में आपको दिक्कत क्या है? देना खरीदार में है, लेना किसान में है। आपके क्यों दिक्कत हो रही है? आपने कानून बनाने से पहले, कोरोना काल में कानून बनाए आपने, बनाने से पहले आपने बड़े बड़े गोदाम के लाइसेंस दे दिए। एक बात तो मशहूर थी। हमें ओंकार सिंह जी एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपने जो सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब नेहरा जी से जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तब लेंगे। लेकिन आज का सवाल क्या है, सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। आज का सवाल यह है कि क्या किसानों की एकजुटता के अभियान से सरकार पर दबाव बनेगा? अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप करके भेजिए, और ना है तो नो टाइप करके जो नंबर फ्लैश कर रहा है 9999432146 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि 83 दिन बाद भी समाधान नहीं निकला है। लेकिन अब जिस तरह से किसान गांव-गांव जाके लोगों को, और खास करके जो किसान है उनको एकजुट कर रहे हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या एकजुटता से निकलेगा रास्ता। और ब्रेक पर जाने से पहले जो ओंकार सिंह ने सवाल किए थे उस पर विजेंद्र जी से जवाब लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि एमएसपी का कानून बनाने में क्या दिक्कत है। विजेंद्र जी, साथ में एक और बात मैं इसी के साथ जुड़ता हुआ मैं पूछ लेता हूं। कुछ दिन पहले गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा था कि अगर सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी देती है तो वो संशोधन की जो बात सरकार कर रही है उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो आखिर दिक्कत क्या है? देखिए खालिद जी, हमारे बड़े भाई हैं, इनेलो के जो प्रवक्ता हैं जी, और उनको मैं बताना चाहूंगा कि 5 दिसंबर 2020 को खालिद भाई आप सबने देखा होगा कि भारत सरकार ने किसान संगठनों के बीच में एक लिखित प्रस्ताव भेजा था जिसमें कुछ शर्तों का जिक्र किया गया था, जो सहमति बनाई गई थी कि अगर किसान संगठन उस पर राजी होते हैं तो सरकार उसमें तुरंत संशोधन करने के लिए तैयार है। उसमें सबसे पहले प्रावधान ही यह है कि एमएसपी की लिखित में सरकार गारंटी देने के लिए तैयार है। लेकिन किसान कानूनी मांग रहे हैं सर। अरे तो लिए 70 साल से क्यों नहीं बनवाया सर फिर? और इनकी चौटाला सरकार आई थी। अरे सर सुनिए खालिद भाई, आप बोलने देंगे या आप ही वकील बन जाएंगे? अरे सर सुन लीजिए भाई, याद दिला रहा हूँ बीच में मैं तो। अरे सर याद आप बोलने देंगे तभी तो आप। ठीक है बोलिए। किसी और के बीच में तो बोलते नहीं आप। नहीं, आपके बीच में भी नहीं बोलता सर, आपको मैंने बोलने का पूरा मौका दिया। बोलिए, आप मेरी बात सुन लीजिए फिर उसके बाद सवाल करना। ठीक है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, ओम प्रकाश चौटाला जी लंबे समय तक शासन में रहे हैं और देश के अंदर भी ये सरकार में कई बार शामिल रहे हैं, ताऊ देवीलाल जी। तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बनाया? बड़ा अच्छा मौका था इनके पास में, इनको बनाना चाहिए था कानून, माफी मांगनी चाहिए अगर नहीं बनाया तो। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, जो लिखित प्रस्ताव भेजा है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसान को एमएसपी की लिखित में गारंटी, एसडीएम कोर्ट के साथ उसको कोर्ट जाने का अधिकार, मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन, मंडी के बाहर टैक्स का प्रोविजन
और जो बिजली का और पराली का जो प्रावधान सरकार कर रही थी, बिजली बिल को लेके आ रही थी, वापस ले लिया। पराली जलाने पे जुर्माना था, उसको खत्म कर दिया। किसान की जमीन पे व्यापारी लोन नहीं ले सकता, सौदा फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। और ये सारी चीजें सरकार ने प्रस्ताव में लिखी है, तो कहां दिक्कत है, कहां आपत्ति है? दूसरा, मेरे कांग्रेसी जो मित्र कह रहे थे, उनको ध्यान होना चाहिए थी कि पंचकुला जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की ओटा जी पे। आज सरकार ने घोटाले आज भी इनके निकल रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया था हमारे साथी ने, इनेलो के साथी ने, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आंदोलन को बड़ा पवित्र आंदोलन बताया था। उन्होंने आंदोलन जीवी उनके लिए इस्तेमाल किया था जो ना व्यापारी है, ना किसान है, ना विद्यार्थी है, लेकिन फिर भी हर किसी के आंदोलन में बैठ जाते हैं, जैसे कि योगेंद्र यादव जी। उनके पल्ले कुछ नहीं है, आंदोलन सबके में बैठ जाते हैं जाके। और देखिए, मैं दूसरी बताना चाहूंगा, किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम जी ने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने और ताऊ देवीलाल जी ने, ये किसानों के तीनों बड़े नेता रहे हैं खालिद भाई। इन सभी की एक ही मांग थी कि किसान को, जैसे व्यापारी को अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करने का अधिकार है, किसान को भी अपनी फसल का दाम खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये मांग तो इन बड़े बड़े नेताओं की थी। इनकी मांगों को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज किसान अपनी फसल का दाम खुद तय करके देश के किसी भी कोने में मंडी बनाने से दिक्कत हो रही है ना, क्या दिक्कत है? एक प्राइवेट मंडी दे रहे हैं, उससे इनको दिक्कत है। आप कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, आप कहते हैं कि वन नेशन वन कार्ड, फिर दो मंडी क्यों कृषि के लिए? खालिद भाई, लगता है आप बड़ा ध्यान से कांग्रेसी नेताओं के भाषण सुनते हैं। मैं किसी का भाषण नहीं सुनता, मैं आपकी भाषण सुनता हूं जो आपके नेता बोलते हैं। सुनिए सर, सुनिए, ये दीपेंद्र जी ने बोलना था राज्यसभा में, मैं बताना चाहूंगा, उनको जवाब भी दिया था उस समय, और इनके पास वो उनकी बात है। आप भी तो कहते हो ना कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बार बार आप कहते हो कि नहीं? वो तो आपकी बातों को कह रहे होंगे, मुझे वो नहीं पता। अरे खालिद भाई सुन लीजिए, मैं इसलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए तो इन्होंने इतना बड़ा लिया है, एक देश एक बाजार को लेकर के तो निर्णय लिया है। एक देश एक बाजार, मंडी भी, पुरानी मंडी व्यवस्था भी रहेगी देश के अंदर। अरे भैया खालिद भाई, हम तो ओपन बाजार कर दिया, हमें तो एक देश एक बाजार की हमने परिभाषा को लेकर चल रहे हैं। पूरा किसान के लिए पूरे देश का बाजार खोल दिया। एक किसान, एक देश, एक बाजार, एक देश एक राशन कार्ड। हम तो एक देश में एक बाजार को लेकर चल रहे हैं। किसान की मर्जी है, मंडी में देके, मंडी से बाहर देके, यानी एक बाजार वाली। ठीक है, आप एक बाजार की बात लेके चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। किसान नेता दर्शन ढाडा जी से जान लेते हैं, ठीक है। दर्शन ढाडा जी ये कह रहे हैं एक बाजार, जो आप लोगों को डर था कि मंडी व्यवस्था जाएगी और जो नई जो व्यवस्था आ रही है वही रह जाएगी, क्या जिस तरह से ये कह रहे हैं विजेंद्र जी कि एक बाजार, क्या एक बाजार ही रह जाएगा? एक देश एक बाजार तो मंडी दो क्यों? कमाल की बात है ना खालिद भाई। चाहूंगा खालिद भाई, एक देश एक बाजार की बात 8-9 महीने हो गए, कहां बनी है प्राइवेट मंडी? पूछिए इनसे। कहां एमएसपी पे खरीदनी हुई? पूछिए इनसे। कहां मंडिया में खरीदनी हुई? पूछिए इनसे। पहले जवाब पूरा कर लेना, फिर आपके सवालों का भी जवाब लेंगे। बोलिए दर्शन जी। देखिए खालिद भाई, एक तरफ तो मेरे भाजपाई मित्र ये कहते हैं कि एक देश एक बाजार, और दूसरी तरफ ये एक देश दो मंडी, और दूसरी मंडी भी कैसी मंडी? एक मंडी पर तो सरकार को फायदा होता है, सरकार खरीद करती है तो किसान को फायदा होता है, और जब उसमें टैक्स मिलता है मंडी से सरकार को, तो उससे गरीब भाइयों का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, स्कूल बनाए जाते हैं, कॉलेज अस्पताल बनाए जाते हैं, और हमारे गरीब वर्ग को, कमेरे वर्ग को कुछ उसमें से पैसा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्कीम में दिया जाता हो। और जो दूसरी मंडी लाने की बात कह रहे हैं इन कानूनों के जरिए, उस मंडी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो फ्री मंडी होगी, और उससे सरकार को जो घाटा होगा उस घाटे की भरपाई कहां से करेंगे? पहली बात तो ये कि उसका टैक्स लिया जाएगा मुझसे, आपसे, या किसी और गरीब आदमी से, सबके ऊपर टैक्स का बोझ तो पड़ेगा ना। विजेंद्र जी मुझे सुन लीजिए या फिर आप कह लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी देर से आप लोगों को सुन ही रहा हूं। आप बोलिए, लेकिन मैं दूसरी तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से ये कानून लेके आया गया है, तीनों कानून, उसमें एक कानून ऐसा है खालिद भाई, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट है। वो कानून तो पहले से बना हुआ था, कालाबाजारी रोकने के लिए बना था 1955 में जो आया था। तो वो कालाबाजारी रोकने के लिए था कि किसी भी प्रकार से देश की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो गरीब आदमी को खाने पीने के लिए या रोजमर्रा की जरूरत के लिए है, आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत के लिए है, उसको भयंकर रूप से कोई स्टॉक नहीं कर पाएगा, ताकि उसकी जो कीमतें हैं उस कीमतों को लेकर लोगों का शोषण ना कर पाए, इसलिए वो कानून बनाया गया था।
और अब जो अमेंडमेंट लेकर आई है सरकार इस बिल में, इस कानून में, तो उस अमेंडमेंट में कालाबाजारी को हरी झंडी दी गई है। ये कमाल की बात है। और इसी के लिए वो दूसरी मंडी बनाई गई है, असीमित भंडारण। और असीमित भंडारण भी कितना, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कमाल की बात है, इसमें नियत दिख रही है। खालिद भाई, एक बात और कहना चाहूंगा विजेंद्र जी से, बोलिए, कि हर कानून का होता है ना, सबसे पहले एक प्रस्तावना में उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब उसकी आंतरिक भावना क्या है, उस कानून की उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जरा बता दीजिए मुझे। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य क्या है? कालाबाजारी करना है, कालाबाजारी रोकना है? बता दीजिए। आम जनता का खून चूसने के लिए कानून है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो साफ साफ ये दिख रहा है कि वो किसानों की कमर तोड़ देगा। ठीक है विजेंद्र जी, बोलिए। टांडा जी, एक तो थोड़ा सा अगर अध्ययन करते हैं आप कानूनों के बारे में तो मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने शायद उसको ठीक से पढ़ा नहीं। स्टोरेज की जो व्यवस्था है वो किसान के लिए भी की गई है, व्यापारी के लिए भी की गई है। और साथ साथ उसमें जो काला बाजारी का आप संदेह कर रहे हैं, सरकार ने उसका प्रोविजन पहले किया है। डांडा साहब, सरकार ने ये कहा है कि जब व्यापारी कोई भी चीज खरीदने के बाद में 1.5 गुना से अधिक पे अगर बेचेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। दूसरा, हमने कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, उसके माध्यम से, सुन लीजिए भाई, उसके माध्यम से किसानों को, जो आम आदमी है, उसको स्टोरेज बना करके, कोल्ड स्टोरेज बना करके, और उसमें सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने किया है। और व्यापारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और किसान के लिए सब्सिडी हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज पे। तो जब वो कोल्ड स्टोरेज बनाएगा, अपनी फसल को, वहां सब्जी को, फूल को वहां पर रखेगा, तो उसको कितना उसमें लाभ मिलेगा। किसान रेल हमारी सरकार ने चलाई है डांडा जी, जिसके माध्यम से फल फूल, सब्जी और दूध जो भी वो सप्लाई करना चाहे किसान रेल के माध्यम से कर सकता है। आप देखिए सरकार ने इस तरह के कितने प्रोविजन किए। दूसरा, एक देश एक बाजार को लेके जो हम लेके आए हैं, आप मुझे ये बताइए डांडा साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहूंगा, आप किसानों की पैरवी के लिए बैठे हैं, व्यापारी की पैरवी के लिए बैठे हैं? मंडी के अंदर जब टैक्स लगता है वो किसकी जेब से जाता है? व्यापारी की जेब से जाता है क्या? वो किसान की जेब से जाता है। अगर मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा, उसका फायदा किसान को होगा, व्यापारी को होगा। अगर टैक्स लगवाएंगे तो क्या वो किसान की जेब से नहीं जाएगा? दूसरा मैं बताना चाहूंगा, मेरा फरीदाबाद जिला में सागरपुर गांव में रहता हूं, छोटा सा किसान हूं। मेरे नजदीक फतेहपुर बुल्लोच गांव में फूलों की खेती होती है 600 एकड़ में। वो जब दिल्ली पहले अपनी फूलों की खेती में फूल लेके जाते थे तो उन पर 10% का मार्केट फीस लगती थी दिल्ली में। आज उनकी 1% भी नहीं लगती मार्केट फीस। तो किसान को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए, इससे क्या नुकसान है आपको? ठीक है विजेंद्र जी, आप भी किसान है, ये बहुत अच्छी बात है। पता नहीं आप क्यों नहीं किसानों की बात समझ रहे हैं। ओंकार सिंह जी, जिस तरह से अभी विजेंद्र नेहरा जी ने कहा कि जो टैक्स है वो वहां पर ये व्यापारियों की वकालत कर रहा है, वो व्यापारियों का वकालत कर रहा है, किसानों की नहीं कर रहे हैं। यानी कि इनका कहना था कि इनकी सरकार किसान हितैषी है। फिर जो किसान है वो क्यों नहीं बात मान रहे? थोड़ी देगा खालिद भाई, टैक्स तो तिल में से तो तेल निकलेगा। तो सर उसी का तो आप ही की बात तो इनसे पूछ रहे हैं कि किसान हितैषी सरकार आपकी है, तो क्यों नहीं समझ रहे हैं किसान? यही तो पूछ रहे हैं ओंकार जी से। बेनती है, आप मेरे भाई ब्रजेंद्र नारा जी से ज्यादा क्वेश्चन ना पूछिए, ये तो आपको भी ये देशद्रोही की संज्ञा दे देंगे। ये बीजेपी वालों की आदत है, जो भी क्वेश्चन पूछता है वो देशद्रोही हो जाता है इनकी नजरों में। और दूसरी बात है, टैक्स की बात कर रहे हैं, एक देश एक बाजार की बात कर रहे हैं। आप जरा इनसे ये तो पूछिए कि भारत में औसत जोत कितनी है? मात्र 3 एकड़। आप अमेरिका की बात देखिए, वहां पे 17,000 एकड़ है एक किसान के पास, आपके किसान पर सिर्फ 3 एकड़ है। आप हरियाणा का किसान क्या सोचते हो, बम्बे जाके बेचेगा माल अपना या कर्नाटक जाके बेचेगा? आप इस जो बात है इसको प्रायोगिक तौर पर लागू करके देखिए। आप जो भी बात है जबरदस्ती किसान को लड्डू खिलाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसके बिल में फायदे हैं, आप कहते हैं इस बिल से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो अंबानी अदानी क्या डायरेक्ट हर एक किसान के साथ जाके अपना एग्रीमेंट करेंगे? बिचौलिए तो आपके बीजेपी वाले और गुजरात वाले सारे वहां पे पहुंच जाएंगे। ये बीजेपी वालों की ऐसी आदत नेचर बन चुकी है कि ये आपदा में भी अवसर ढूंढती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे देश का किसान सड़कों पे है और आज पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ पहुंच गए? ये देख रहे हैं कि किसान की तरफ सबका ध्यान लगा हुआ है, उधर से पेट्रोल के दाम उछाल दो। पेट्रोल और डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगातार गिर रहे हैं और आज पेट्रोल 100 के नजदीक पहुंच गया। गैस का सिलेंडर जो 390 रुपए का था तो 790 रुपए पहुंच गया। इनके प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर है, वो ये ढूंढ रहे हैं। और ये कहते हैं एक देश एक बाजार। मेरे को इस कानून का एक फायदा तो बता दें। अब फायदे की बात आती है तो ये कहते हैं नहीं जी तुम्हारे फायदे में है। भाई किसान के फायदे में है, किसी किसान ने कानून मांगे नहीं, आपने जबरदस्ती कोरोना काल में अध्यादेश बना दीजिए। और अगर किसान नहीं चाहता तो आप जबरी उसको हलवा क्यों खिलाना चाहते हो?
आपकी मंशा यहीं पे ठीक नहीं लगती। और एक बात मैं बताना चाहूंगा खालिद जी, ये जो कहते हैं एक देश एक राशन कार्ड, अब कितनी बार तो कभी तो राशन कार्ड, कभी परिवार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी वोट कार्ड, 36 किस्म के कार्ड बना दिए। आज इनको एक बाजार और एक देश की याद आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की याद आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले में कोई अगर झगड़ा होता है तो उस झगड़े को 30 दिन में एसडीएम निपटाएगा, उसकी अपील डीसी के पास जाएगी। और ये अपील का अधिकार, अदालती कार्रवाई का अधिकार ही इन्होंने किसान से छीन लिया। अब ये कहते हैं हम अमेंडमेंट कर देंगे। अब ये अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो मानते हैं कि इन कानूनों में खामी है। तो आप सीधी इन तीनों काले कानूनों को रद्द करके एमएसपी का कानून बनाओ और नए सिरे से किसान संगठनों से बातचीत करके आप नए कानून उनके अनुसार। विजेंद्र नेहरा जी जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि आप संशोधन की बात मान रहे हैं, इसका मतलब है कि कानून में कमी है। देखिए खालिद भाई, मैं पूछना चाहूंगा अपने बड़े भाई से कि देश के संविधान के अंदर 100 से ज्यादा राज सिंह जी आएंगे, आपके पास आएंगे राज सिंह जी। पहले नेहरा जी कंप्लीट मैं पहले इनसे पूछना चाहूंगा कि देश के संविधान के अंदर खालिद भाई 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। क्या देश का संविधान बेकार है? क्या उसको हटा देना चाहिए क्योंकि 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं? अरे सरकार जब खुले मन से आपकी सब बातों को मान रही है, खुले मन कोई भी चीज है। संशोधन की बात कर रहे हैं, मैं कानून के संशोधन की बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने संशोधन को गलत मान लिया है, अरे सुन लीजिए, मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आप संशोधन को गलत नजर से देख रहे हैं तो देश के संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जब भी उस समय बनाया था उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन समय की मांग के हिसाब से खालिद भाई, समय की डिमांड के हिसाब से और समय की जरूरत के हिसाब से तरह तरह के संशोधन उसमें किए गए। तो कानून जब सरकार ने बनाया तो बहुत अच्छे मन से अपने हिसाब से बनाया, लेकिन सर किसानों ने जो सुझाव दिए उसको हमने मान लिया, संशोधन करने के लिए तैयार है, तो उसमें कहाँ आपत्ति है, कहाँ दिक्कत है? ठीक है राज सिंह जी जल्दी से, फिर हम दर्शन ढाड़ा जी के पास पहुंचेंगे। नहीं खालिद भाई, कृपया अगर आप मंच पे बुलाएं यहाँ पर तो बात रखने का मौका दे। हम मौका दिया सर, भाजपा वालों की जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं जुड़ पाए, हम बराबर मौका देते हैं सब लोगों को बोलने का। बोलिए बात रखिए। नहीं देखिए, जो बात कर रहे हैं ये जो बात कर रहे हैं घोटालों की, अरे शराबबंदी के घोटाले में कितना फायदा हुआ, रजिस्ट्री घोटाले में, दाल घोटाले में, धान घोटाले में, कर्मचारी चयन घोटाले में, कोरोना के घोटाले में, फिर आप लोग घोटाले पे गीता जयंती घोटाले में, इन सब की जांच होगी नेहरा जी जब सरकार बदलेगी। आपके चेहरे को बेनकाब करके बताया जाएगा कि आपने किस प्रकार से सरकार में बैठकर लूटी है। दूसरी बात आप लोग कह रहे हैं किसानों पे बात नहीं करना चाहते, किसानों पे बोलिए ना राज सिंह जी। देखिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि मंडी से किसान का पैसा लगता है। नेहरा जी मैंने उनको रोक दिया, अरे पूरे का पूरा आप तो सारा का सारा पैसा अडानी और अंबानी की जेब में डालना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सरकार बिक चुकी है और बिके हुए कानूनों पर आप सम्मान के साथ नहीं बल्कि अधिकार के साथ किसान को दबाना चाहते हैं, उसके सम्मान को चोट पहुंचाना चाहते हैं। गोदाम किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए। हरियाणा प्रदेश के किसान आपकी भावनाओं को, आपकी ईमानदारी को देख चुके हैं और आज पूरा प्रदेश आपको समझता है कि सरकार केवल यहाँ पर अडानी अंबानी के बनाए हुए कानूनों को लागू करवाना चाहती है। देखिए खालिद भाई, मैं इनको बताना चाहूंगा और आजाद नेहरा जी 2014 से पहले फर्जी आंकड़े लेकर यहाँ पर जो बात करते हैं ये सारे किसान समझते हैं। ठीक है, आप लोग बातों को सही से नहीं रख रहे हैं, आप लोग एक तरह से अपने में लड़ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। दर्शन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। दर्शन जी बोलिए दर्शन जी बोलिए। सामने ठीक है राज सिंह जी, मुद्दा आप लोग घुमा रहे हैं। देखिए मैं पहली बात तो मैं अपने सभी मित्रों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसानों की बात करें। यहां पर आपको किसानों की बात उठाने के लिए बुलाया गया, किसानों की बात का जवाब देने के लिए बुलाया गया। कृपया करके किसानों पे रहें, आप सबसे मेरा निवेदन है। दूसरी बात खालिद भाई, मैं विजेंद्र जी से 3 कानून पर 3 बातें पूछ रहा हूं, उन्होंने पहले भी जवाब नहीं दिया था। पहली बात तो ये जो ये एपीएमसी मंडी वाली बात है, तो अगर एक देश और एक मंडी की बात हो रही है तो यहां पर 2 मंडियों की बात की गई है कानून में, तो उस एक ही मंडी में जो कि मंडी पहले से ही है उस मंडी में ही खरीदने में क्या दिक्कत है? पहली बात ये तो उस मंडी की बात हुई। दूसरी ये कह रहे हैं कि जो
ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अंदर किसान को कोई जरूरी नहीं है, कोई किसान की मजबूरी नहीं है कि वो उसके साथ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे। तो अगर उसकी मजबूरी नहीं है और उसके लिए जरूरी नहीं है तो फिर इसके लिए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? फिर अपनी मर्जी से जिस किसान के साथ कंपनी ने करना था उसको किसने रोका था? दूसरी बात। और तीसरी बात, हर कानून का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य में ये बताना पड़ता है सरकार को कि इस कानून का ये मुख्य उद्देश्य है। तो जो ये काला बाजारी का कानून है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, कितनी भी चीज, कितना भी अन्न आप स्टोर कर लीजिए तो इसका उद्देश्य क्या है? इन तीनों बातों का जवाब बता दीजिए और उसके बाद एमएसपी की बात बता दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आपने सही जवाब दिए, लेकिन बात मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत करना विजेंद्र जी। सही बात की सही जवाब जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर राज सिंह जी से। देखिए, एक तो इन्होंने राज सिंह जी के पास आएंगे। खालिद जी, मैं तीनों बातों का जवाब देता हूँ जल्दी से एकदम सर, इधर बगैर बात घुमाए। हाँ, खालिद जी देखिए, बहुत अच्छे सवाल किए, मैं जवाब देता हूँ। एक तो उनको मैं बताना चाहूंगा, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट जो 1955 में बना था, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ी सरकार ने नहीं की है। जो उन्होंने एक देश एक मंडी की बात की है, मैं बात कर रहा हूँ एक देश एक बाजार की। बाहर मंडी का कोई प्रावधान हमने नहीं किया है, ओपन बाजार किया है। और ये दूसरा इनका सवाल था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जबरदस्ती नहीं है तो क्यों लेके आए। मैं बताना चाहूंगा, ये आपके लिए नहीं है सर, ये आम किसान के लिए नहीं है सर। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आज चैनल के माध्यम से, ये उन किसानों के लिए है जो एफपीओ बना के खेती करते हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए है। और ऐसे देश भर के अंदर सिर्फ 1% किसान आज हैं, उनको हम 5% संख्या लाना चाहते हैं। 95% जो मंडी में जाना चाहते हैं, एपीएमसी में जाना चाहते हैं, वो पुराने प्रावधान के तहत जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1% लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, एफपीओ बना के खेती करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ करते हैं, अपनी फल फूल सब्जी को डायरेक्ट व्यापारी को, कंपनी को आज भी बेच रहे हैं, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं सिर्फ 5%। ये आपके लिए है ही नहीं, आप इसमें मत जाइए, आप अपनी एनर्जी मत लगाइए, आप पुराने सिस्टम में जाइए, आप पुराने सिस्टम में जाइए, नया सिस्टम आपके लिए है ही नहीं। दूसरा खालिद भाई सुनिए, राज सिंह जी जल्दी से, वक्त की कमी है सर। खालिद भाई स्टोरेज को मैं ये बताना चाहूंगा, विजेंद्र जी आऊंगा आपके पास लास्ट में, लास्ट कमेंट मैंने जो पूछा था वो नहीं बताया आपने। अरे बता दिया भाई, आपके लिए नहीं है, आप मत करिए, आप मत मानिए इस कानून को, रद्द कर दीजिए, आप इसको रद्द कर दीजिए कानून को, आपके लिए नहीं है सर। इसका तो मतलब है कि ये आपके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं, तो यही कह रहे हैं, वाली बात कर रहे हैं, यही कह रहे हैं, आप मुझे यही कह रहे हैं कि रद्द करवाइए। जब जरूर राज सिंह जी जल्दी से वक्त करिए प्लीज। जब आपकी ये मंशा है ये किसान के लिए नहीं तो बनाया क्यों? किसके लिए बनाया बता दीजिए। किसानों के लिए नहीं मैं भी नहीं कहलवाना जल्दी से, मैं आपकी मंशा जानना चाहता था। जल्दी से, देश की संसद ओंकार सिंह के पास भी जाना है मुझे, जल्दी से प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ आपने बनाया क्यों फिर? ठीक है, जब ये सबके लिए नहीं है तो किसान का नाम क्यों रखा? गिनकर बता दीजिए कितने लोगों के लिए है, दर्शन जी और नेहरा जी नाम भी प्लीज बता दीजिए भाई साहब। किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, उनको बनाया, एफपीओ बना के खेती करते हैं, उनको बनाया। और ये एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य आप बता दीजिए कितना काला है, आम किसान के लिए उद्देश्य क्या है? विजेंद्र जी आप बात कर हमारे आप तो घुमा रहे हैं। अरे आप तो बेकारी परेशान हो रहे हैं, आपके लिए नहीं है। ठीक है राज सिंह जी, कौन सी खेती राज सिंह जी बोलिए प्लीज। समाधान के लिए नेहरा जी और से ज्यादा नेता डांडा जी प्लीज थोड़ा सा चुनाव लड़ने के लिए सर संयम, थोड़ा सा तो संयम रखिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। राज सिंह जी जल्दी से, वक्त की कमी, हमें यही प्रोग्राम रोकना पड़ेगा, फिर आपकी बात पूरी नहीं होगी। राज सिंह जी जल्दी से। खालिद जी, पहले तो नेहरा जी जो प्रचार प्रसार करते हैं इनको हरियाणा के बॉर्डर पे भेजो ताकि इनको इनकी सच्चाई पता लगे। दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, यही 4 जन हैं। काम कम ज्यादा प्रचार, हम दो हमारे दो की सरकार। इन लोगों ने किसान के सम्मान को, भविष्य को चंद उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया है और देश किसान समझ चुका है समाधान की असलियत को। राज सिंह जी समाधान कैसे हो उस पे आप नहीं बस आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ठीक है ओंकार सिंह जी जल्दी से 10 सेकंड में लास्ट कमेंट। ओंकार सिंह जी 10 सेकंड में लास्ट कमेंट जल्दी से। खालिद जी, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ये समाधान किसान आंदोलन का जल्द से जल्द निकलना चाहिए, हम सबके हक में है। लेकिन मैं अपने भाई विजेंद्र नारा को बताना चाहूंगा, जब भी ये फंस जाती है ये कांग्रेस के ऊपर आ जाता है, कांग्रेस ने नहीं बनाया। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो आपको राज करने का मौका ना मिलता। ये ध्यान रखो। आज विजेंद्र जी कर रहे हो, अपने लिए किले खोद रहे हो। कांग्रेस पर आरोप लगा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समाधान तो निकालना होगा ना सर। एक बार किसी गांव में जल्दी से सर, विजेंद्र जी 10 सेकंड में जल्दी से। किसान जो है ना, ठीक है बता देंगे क्या चीज है। ठीक है आप जनता ठीक है आप जो
केवल और केवल यहाँ पर बहकाने के लिए आते हैं। आपकी ट्रेनिंग फर्जी है। मैं बता देता हूँ ओंकार जी को, हमारे बड़े भाई ओंकार जी, जहाँ पर केवल कांटे और कांटे नहीं करते हैं। सुन लीजिए भैया, बात आपकी खुशबू की, आपको ठीक है, हमारे पास वक्त की इतनी कमी समय है और इसी वजह से हमें प्रोग्राम को यहीं रोकना पड़ा है। लेकिन आज का सवाल क्या था वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद ये दिखाएंगे कि आज का लोगों ने जवाब क्या दिया है। तो क्या किसानों की एकजुटता के अभियान से सरकार पर दबाव बनेगा? इसके लिए हमने कहा था कि अगर आपका जवाब हां है तो यस टाइप कीजिए और ना है तो नो टाइप करके जो हमारा आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर भेज दीजिए। उसका अब हम आपको जवाब दिखाएंगे। तो जवाब आया है हां में 90% लोगों ने हां कहा है और 10% लोगों ने ना में जवाब दिया है।